जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जकाब अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्र हम लोग जानते हैं कि डेली बेहतरीन मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग बेहतरीन सेशन को देखते चले आ रहे हैं, जिसमें हम लोग काफ़ी कुछ देख चुके हैं। लगभग आपका 52-53 लेक्चर हो चुका है। उसी क्रम में आज मैं फिर आपको सामने उपस्थित हुआ हूँ मूल्यांकन के टॉपिक को लेके। उसके अगले कड़ी में आज दूसरा दिन है शैक्षिक मूल्यांकन का। तो कल हमने जाना कि शैक्षिक मूल्यांकन होता क्या है, उसके आयाम क्या है, उसके पक्ष क्या है, या शैक्षिक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, आज हम जानेंगे कि शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। तो आइए देखते हैं, टॉपिक वही है। क्या टॉपिक का नाम है? शैक्षिक मूल्यांकन। जिसको क्या कहते हैं? एजुकेशनल इवैल्यूएशन। ठीक है, एजुकेशनल इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है मित्र? इसमें होता है कि जैसे कि जो भी मूल्यांकन की प्रक्रिया है, मूल्यांकन एक तरह से एक व्यापक, किसी भी व्यक्ति के सीखने के या अधिगम की प्रक्रिया में जो भी व्यापक बदलाव होते हैं, उस व्यापकता को मापने का कार्य करता है कौन? मूल्यांकन करता है। इसी के साथ एक आता है मापन भी आता है। तो मापन क्या है? उसका एक सीमित दायरा होता है, या व्यक्ति के द्वारा किए गए अधिगम के किसी एक पक्ष को जानने के लिए मापन किया जाता है, जैसे उसका रिजल्ट। ठीक है, तो रिजल्ट किस क्षेत्र में? किसी एक सब्जेक्ट में। अगर वही पूरी मार्कशीट की बात कर दी जाए तो वह मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य में क्या हो जाती है? आ जाती है, क्योंकि वह व्यापक होती है। उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं समाहित होते, वह अर्थात उस कक्षा के सारे सब्जेक्टों का उसमें क्या होता है? निहितीकरण होता है। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया हेडिंग डालेंगे, हमको देखना है आज मूल्यांकन की प्रक्रिया। ठीक है, मूल्यांकन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको बस समझना है। जो आप दैनिक दिनचर्या को फॉलो करते आए हैं, प्रारंभिक से प्राथमिक स्तर से सीखते आए हैं, वही सब चीज़ें हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया। अब मूल्यांकन की प्रक्रिया होती क्या है? तो जॉन डीवी के अनुसार, किसके अनुसार? ध्यान दीजिएगा, महान शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी के अनुसार यह क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, यह कहते हैं कि मूल्यांकन, शैक्षिक मूल्यांकन एक क्या है? शैक्षिक मूल्यांकन एक त्रिमुखी क्या है? प्रक्रिया है। कैसे? तो ये कहते हैं कि जो शैक्षिक मूल्यांकन होता है, क्या? शैक्षिक मूल्यांकन वह 3 प्रकार का होता है। उसमें क्या होता है? शिक्षण उद्देश्य होता है। क्या? शिक्षण उद्देश्य। दूसरा क्या होता है? व्यवहार परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य, दूसरा व्यवहार परिवर्तन, और तीसरा जो है वह क्या होता है? अधिगम अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंस। अधिगम अनुभव। ठीक है, यह किसके मतलब शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए, और उस उद्देश्य के माध्यम से व्यवहार में व्यक्ति की क्या परिवर्तन आए, और उसने क्या किया, कितना अधिगम में अनुभव प्राप्त किया, यह किसके अनुसार है? जॉन डीवी के अनुसार मूल्यांकन की प्रक्रिया हो जाती है। अब एक और आते हैं डॉक्टर पटेल के अनुसार। किसके अनुसार? डॉक्टर पटेल के अनुसार। ध्यान दीजिए, किसके अनुसार? डॉक्टर पटेल के अनुसार। ठीक, अब इसमें देखते हैं यह क्या कहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि शैक्षिक मूल्यांकन एक क्या? शैक्षिक मूल्यांकन एक
चतुर्मुखी प्रक्रिया है। क्या कहा इन्होंने? शैक्षिक मूल्यांकन एक चतुर्मुखी प्रक्रिया है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इनके अनुसार क्या है। तो इन्होंने कहा कि जो शैक्षिक मूल्यांकन है, क्या साथी, जो शैक्षिक मूल्यांकन है, शैक्षिक मूल्यांकन है, इसमें इन्होंने क्या 4 प्रकार बताए। तो ध्यान से देखिएगा कि जो 4 प्रकार इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम होना चाहिए, पाठ्यक्रम। दूसरा, मूल्यांकन पद्धति। ठीक है, मूल्यांकन पद्धति। और तीसरा जो होता है वो होता है अधिगम क्रियाकलाप। क्या? अधिगम क्रियाकलाप। और अंतिम होता है शैक्षिक उद्देश्य। क्या होता है? शैक्षिक उद्देश्य होता है। अब इसमें क्या होता है कि इन्होंने कहा कि एक पाठ्यक्रम निश्चित होना चाहिए, मूल्यांकन की पद्धति कैसी होनी चाहिए, एक लचीली होनी चाहिए, और अधिगम क्रियाकलाप अर्थात सीखने में बालक कैसे कैसे व्यवहार कर रहा है और उस अधिगम का उद्देश्य क्या है, या उसका शैक्षिक उद्देश्य या शैक्षिक निहितार्थ क्या होता है, यह कहलाता है जो है मूल्यांकन की प्रक्रिया। अब जो नॉर्मल तौर पे कहा जाता है, तो कहा जाता है कि जैसे कि मूल्यांकन जो होता है वह निम्न 8 बिंदुओं पर क्या होता है, अपेक्षित होता है। जो निम्नलिखित 8 बिंदु होते हैं उस पर क्या होता है, अपेक्षित होता है या आधारित होता है। ठीक है, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता एवं उपलब्धि, कला, संगीत, स्वच्छता, रुचियां, प्रतिभाएं, शैक्षिक कार्य अनुभव। ठीक है, कार्य अनुभव हो जाएगा, शारीरिक क्रियाकलाप हो जाएगा। तो शारीरिक क्या बोलते हैं, शारीरिक शिक्षा, खेल, व्यायाम, ये सब दैनिक दिनचर्या, योगासन, स्वादिष्ट भोजन बनाना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, क्या है, आगे चलते हैं। मूल्यांकन के पक्ष पर चलते हैं। किसके? मूल्यांकन के पक्ष पर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये ब्लूम टेक्सोनॉमी होगी। ठीक है, किसके अनुसार? ब्लूम टेक्सोनॉमी के अनुसार। ठीक है, इन्होंने बताया था कि मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। मूल्यांकन के पक्ष। ठीक, मूल्यांकन के पक्ष कितने? 3 प्रकार के बताए गए। तो मूल्यांकन के पक्ष में क्या हो जाता है? पहला हो जाता है, जो इसके पक्ष होंगे मूल्यांकन के पक्ष में, पहला जो हो जाएगा, पहला हो जाता है ज्ञानात्मक पक्ष। क्या हो जाता है? ज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा क्या हो जाता है, बताइए? दूसरा हो जाता है भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष। और तीसरा क्या हो जाता है? कौशलात्मक पक्ष। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष में क्या होता है कि सर्वप्रथम पहले क्या हुआ है? ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। फिर उसके बाद ध्यान, यह क्रम भी याद रखिएगा, बोध। फिर उसके बाद अनुप्रयोग। फिर उसके बाद विश्लेषण। क्या होता है? विश्लेषण। फिर उसके बाद संश्लेषण। और फिर उसके बाद क्या होता है? तो मूल्यांकन होता है। क्या होता है? मूल्यांकन होता है।
ठीक है, यह ध्यान दीजिएगा। क्या होता है? ज्ञान बोध अनुप्रयोग। कट रहा है क्या? तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, ठीक है मित्र, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद इसका बोध के बाद क्या होता है? अनुप्रयोग। फिर उसके बाद विश्लेषण, उसके बाद संश्लेषण, उसके बाद मूल्यांकन। ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो यह तीन होते हैं, कौन से? ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग, यह तीनों जो होते हैं इनको माना जाता है क्या? दूसरे पेन से मैं लिखता हूं, इनको कहा जाता है निम्न स्तर। क्या? निम्न स्तर। ठीक। दूसरा चीज कि यह जो विश्लेषण और संश्लेषण है इनको कहा जाता है मध्य स्तर। क्या कहा जाता है? मध्य स्तर। और जो यह मूल्यांकन है इसको कहा जाता है उच्च स्तर अर्थात अंतिम स्तर। ठीक है, क्या कहते हैं? उच्च स्तर कहते हैं। तो ज्ञान क्या होता है? ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? जैसे पदों, प्रत्ययों, परिभाषाओं, सिद्धांतों, सूत्रों को क्या बारे में, उसके बारे में जानकारी करना। बोध का मतलब होता है किसी भी सूत्र या किसी भी चीज़ों का बोध होना या उसको ज्ञान होना या समझ होना। अनुप्रयोग का मतलब होता है कि वह किस अपने जीवन में किस चीज़ों को किस तरह से प्रयोग कर रहा है। विश्लेषण का मतलब होता है किस तरह से छोटी छोटी प्रारूपों में वह किस चीज़ को या सीखने की पद्धति को सीख रहा है। यह क्या कहलाता है? यह विश्लेषण कहलाता है। ठीक है। और फिर चीज़ों को किस तरह से इकट्ठा करके या किसी नियम या किसी सिद्धांत को क्या करता है? परिभाषित करता है, तो वह क्या कहलाता है? आपका विश्लेषण कहलाता है। अरे सॉरी, संश्लेषण कहलाता है। और तत्पश्चात अंतिम प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? मूल्यांकन कहलाती है। तो यह रहे क्या आपके मूल्यांकन के पक्ष में पहला पक्ष, जिसको क्या कहते हैं? ज्ञानात्मक पक्ष। ठीक है मित्र। भावात्मक पक्ष में देखिएगा, अब अगला है जो वह है भावात्मक पक्ष। क्या है? भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष में क्या होता है? ग्रहण करना या ध्यान देना। ध्यान दीजिएगा, मैं यहीं पे फिर से लिख रहा हूं, ग्रहण करना या ध्यान देना। दूसरा क्या होता है? अनुक्रिया करना। क्या करना? अनुक्रिया करना। तीसरा होता है मूल्य आंकना। मूल्य आंकना, ध्यान दीजिएगा। अंत और होता है संगठन। क्या होता है? संगठन। फिर उसके बाद क्या होता है? मूल्य द्वारा विशिष्टीकरण। क्या होता है? मूल्य द्वारा विशिष्टीकरण। ग्रहण का मतलब होता है जैसे अपने अभिभावक, अध्यापक या श्रेष्ठताओं द्वारा बनाई गई क्या किए शिक्षाओं को या उसके निर्देशों को या उसकी जानकारियों को क्या करना? अपने अंदर ग्रहण करना। फिर अनुक्रिया करना, अर्थात उसको ग्रहण करने के लिए उद्दीपन के प्रति, किसी चीज़ को प्राप्त करने के प्रति क्या करना? अनुक्रिया करना या सीखी गई चीज़ों का प्रयोग करना। मूल्य आंकना का मतलब अपने व्यवहार में उपयोग किस तरह से किया, आपका व्यवहारिक उपयोग किस प्रकार से है, यह क्या कहलाता है? मूल्य आंकना कहलाता है। संगठन होता है कि जब किसी परिस्थिति में आप निम्न कई विभिन्न बिंदुओं पर पहुंचकर एक जगह उसको सारे बिंदुओं को एकत्रित करके जब उसको एक स्वरूप में निर्धारित करते हैं और एक साथ लेके चलते हैं, तो वह क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। मूल्य के द्वारा विशिष्टीकरण का मतलब यह होता है, यह सबसे सर्वोच्च स्तर है, यह भी ध्यान रखिएगा भावात्मक का, भावात्मक पक्ष का। इसमें क्या होता है? किसी चरित्र का अंग बनाना या उसके स्वभाव का निर्माण करना होता है। ठीक है, तो मूल्य द्वारा विशिष्टीकरण होता है। और अंतिम में कौशलात्मक पक्ष होता है। क्या होता है? कौशलात्मक पक्ष। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें देखिए
पहला होता है उत्तेजना, क्या, उत्तेजना, ध्यान दीजिएगा। दूसरा होता है क्रियान्वयन, क्या, क्रियान्वयन। तीसरा होता है नियंत्रण। ये चीजें क्रम वाइज याद रखिएगा, क्योंकि बार बार यह परीक्षाओं में क्रम से लगाने के लिए आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ना। अगला होता है समायोजन, और अगला होता है स्वाभाविकरण, क्या, स्वाभाविकरण। उत्तेजना मतलब किसी कार्य को करने के लिए क्या करने की चेष्टा होना, या क्या करना, उत्तेजित होना, या उसके प्रति समर्पित हो जाना। क्या क्रियान्वयन कि चेष्टा के आधार पर किसी कार्य का संपादन करना, ध्यान दीजिएगा। उत्तेजना किसी भी कार्य को करने के लिए श्रेष्ठता लाना, या क्या करना, दिमाग को विकसित करना या उत्तेजित करना। क्रियान्वयन श्रेष्ठता के माध्यम से किसी कार्य को क्या करना, संपन्न करना, ठीक है। और नियंत्रण क्या होता है कि कुशलता हेतु वांछित नियंत्रित ऊर्जा होती है, अर्थात जब आप तभी कुशल माने जाएंगे जब किसी परिस्थिति में क्या होंगे, अपने आप को नियंत्रित करने की सोच या समझ विकसित कर लेंगे। समायोजन क्या होता है कि क्षमता, योग्यताओं तथा कलाकारियों के माध्यम से क्या करना, समाज के साथ अपने आप को ढाल लेना, या समाज के साथ अनुक्रिया या समायोजन करना सीख जाना। और स्वाभाविकरण होता है एक विशेष गति व ढंग से क्या करना, कार्य को संपादित करना, अर्थात स्वयं के कौशल विकसित करना, ठीक है। अब इसमें आ जाता है कुछ प्रमुख कौशल आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, प्रमुख कौशल। इसमें होते हैं 4, ठीक है। कितने होते हैं, 4 होते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। सामाजिक कौशल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यह, ठीक है। गतिविधि कौशल, ठीक है। और अगला जो हो जाएगा वो भाषाई कौशल होगा, और अगला होगा यांत्रिक कौशल। कैसा होगा, यांत्रिक कौशल। ध्यान दीजिए, सामाजिक कौशल, सामाजिक कौशल जो होता है, सामाजिक कौशल जो होता है समाज के अनुरूप कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। दूसरा गतिविधि कौशल, किसी कार्य को किस प्रकार किया जाए, ठीक है। भाषाई कौशल, भाषा के माध्यम से किसी समस्या का समाधान, ठीक। और यांत्रिक कौशल क्या होता है, मशीनों पर कार्य करने का कौशल, मशीनों पर या मशीनों के द्वारा कार्य करने का कौशल, ठीक है। यह होता है क्या, आपका कौशलात्मक पक्ष होता है, ठीक है। ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या कहती है, तो ब्लूम टेक्सोनॉमी भी, उनके टेक्सोनॉमी में भी क्या है, यह तीनों पक्ष निहित हैं। और दूसरी बात, एक बात और है, चीज़ें जरा 1 सेकेंड का समय दीजिए, मैं अभी आपको क्या करता हूँ बता देता हूँ। थोड़ा सा देख लें कि सारी चीज़ें क्लियर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ठीक है। देख लेते हैं तो उसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे चीज़ें होती हैं, ठीक है।
सही से है ना, चल रहा है सब। ठीक, ये इतने चीज़ें देखा आपने। एक चीज़ और इसमें लिख लीजिएगा, ज्ञानात्मक पक्ष को भी क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं। तो आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए कभी कभी संज्ञानात्मक पक्ष को किस क्रम में क्या होते हैं रखा गया है, तो संज्ञानात्मक पक्ष भी इसको कहते हैं। यह बात दिमाग में आप अपने ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मूल्यांकन के प्रकार पर अब आते हैं, किस पे, मूल्यांकन के प्रकार पर। तो मूल्यांकन का प्रकार कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा, मूल्यांकन के प्रकार पर, ठीक। वो चीज़ हो गई है ना, आगे देखते हैं मूल्यांकन के प्रकार। हेडिंग है मूल्यांकन के प्रकार। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में क्या होता है, एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि मूल्यांकन दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। मूल्यांकन को यहाँ पर दो भागों में विभाजित किया गया है। किसको, मूल्यांकन को। ठीक है, दो प्रकार के हो जाएंगे। एक क्या होगा, परिणात्मक मूल्यांकन। दूसरा हो जाएगा गुणात्मक मूल्यांकन। ध्यान दीजिएगा, परिणात्मक मूल्यांकन जो है, परिणात्मक मूल्यांकन यह तीन भागों में विभक्त हो जाता है। कितने में, यह तीन भागों में क्या होता है, बंट जाता है, तीन भागों में बंट जाता है। इसमें तीन क्या हो जाते हैं, एक होता है मौखिक मूल्यांकन, मौखिक मूल्यांकन। दूसरा होता है लिखित मूल्यांकन, लिखित मूल्यांकन। और तीसरा हो जाता है क्या, प्रायोगिक मूल्यांकन। प्रायोगिक मूल्यांकन, ठीक। तो मौखिक मूल्यांकन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, पहले जान लिया कि मौखिक परीक्षा, यही वही मौखिक परीक्षा या मूल्यांकन बात एक ही है। तो मौखिक परीक्षा का सबसे बात ये जान लीजिए कि इसका प्रारंभ किसने किया था, तो ग्लेडाइड्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, ग्लेडाइड्स के द्वारा किया गया था। इसका प्रारंभ
किसके द्वारा? ग्लेडाइड्स के द्वारा, ग्लेडाइड्स के द्वारा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जानते हैं क्या इसमें है? चौंकाने वाली बात, देखे कट तो नहीं रहा ना, नहीं तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अरे रे रे, ये तो कट रहा है भाई। एक सेकेंड मित्र, बस समय दे दीजिए, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये पूरा कट रहा है। ठीक है, इधर का थोड़ा सा बस ध्यान दे दीजिए, बस ध्यान दीजिए, एक सेकेंड में मैं अभी बना देता हूँ। ठीक है, यह परिणात्मक मूल्यांकन दिख रहा होगा, यह 3 प्रकार में था। कितने प्रकार में? 3 प्रकार में था। ठीक है, यह कितने प्रकार में? 3 प्रकार में था। पहला था लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा, रुकिए एक मिनट। पहला मौखिक परीक्षा, दूसरा लिखित परीक्षा, और तीसरा क्या था? प्रायोगिक परीक्षा। प्रायोगिक परीक्षा। ठीक, मैंने इसको कहा कि मौखिक परीक्षा का प्रारंभ किसने किया था? तो प्रारंभ किसने किया था? तो इसका प्रारंभ किसने किया था? तो ग्लेडाइड्स ने किया था। किसने किया था? तो ग्लेडाइड्स ने किया था। किसने? ग्लेडाइड्स। ठीक है, और सबसे मुख्य बिंदु स्टार लगा के लिखिए, कि ग्लेडाइड्स के मौखिक परीक्षा का महत्व सुकरात के प्रश्नावली विधि से ज्यादा था। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, अब मौखिक में देख लीजिए, जब मौखिक चल रहा है तो फिर उसके बाद लिखित, फिर उसके बाद प्रायोगिक बताएंगे। तो इसमें क्या करना चाहिए कि मौखिक परीक्षा में पहली बात कि लंबे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। क्या करना चाहिए? लंबे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। ठीक, दूसरी बात है इसमें क्या कि प्रश्न में द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग करने से बचना। ध्यान दीजिएगा, अगला क्या होगा कि छात्रों को उत्तर देते समय टोकना नहीं चाहिए। टोकना या बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगला क्या हो जाएगा साथी? तो अगला हो जाएगा इसका कि लंबे शब्दावली वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। ठीक है, यह बात आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, अब लिखित परीक्षा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लिखित परीक्षा की बात करेंगे। अभी यह परिणात्मक मूल्यांकन में चल रहा है। ठीक है, उसमें क्या है? मौखिक परीक्षा चल रही है। कौन सी चल रही है? मौखिक परीक्षा की बात चल रही है। मौखिक परीक्षा। ठीक है, इसमें ध्यान रहे, मौखिक परीक्षा। अब आता है क्या? दूसरा, लिखित परीक्षा। दूसरा क्या है? लिखित परीक्षा। अब लिखित परीक्षा में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा।
इसमें चार प्रकार के प्रश्न होते हैं। कैसे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तीसरा लघु उत्तरीय प्रश्न, और चौथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्लियर है? फिर उसके बाद आता है प्रायोगिक परीक्षा। क्या आता है? प्रायोगिक परीक्षा। इसमें दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आंतरिक प्रयोग और दूसरा होता है बाह्य प्रयोग। क्या होता है? बाह्य प्रयोग। दिख तो रहा है ना मित्र? कट नहीं रहा है? चलिए, कट नहीं रहा है। बाह्य प्रयोग होता है। आंतरिक प्रयोग में क्या हो जाता है? लेबोरेटरियां हो जाती हैं। लेबोरेटरी या प्रायोगिक वस्तु, प्रायोगिक विषय वस्तु, अर्थात यह कार्य कहाँ होगा? विद्यालय। ध्यान दीजिएगा। बाह्य प्रयोग क्या होता है? यह पहले तो क्या होता है? बाह्य प्रयोग जो होता है, यह सिद्धांतों को व्यवहारों में प्रयोग करना, सिद्धांतों को व्यवहारों में प्रयोग करना, यह क्या कहलाता है? प्रायोगिक परीक्षा कहलाती है। इतना क्लियर हुआ? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। गुणात्मक मूल्यांकन क्या होता है, इसको हम लोग अगले दिन देखेंगे। नहीं तो कहिए तो 10 मिनट है तो उसमें मैं बता दूं आपको। चलिए बता ही देता हूं। ये गुणात्मक मूल्यांकन में क्या होता है कि इसमें 4 तरह से इसको विभाजित किया जाता है। जैसे कैसे? तो पहला हो जाएगा, गुणात्मक मूल्यांकन चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें पहला हो जाएगा जांच की सूची, जांच की सूची एवं स्तर माप। ठीक। दूसरा हो जाता है इसमें क्या? अवलोकन निरीक्षण, अवलोकन निरीक्षण, अवलोकन निरीक्षण। तीसरा हो जाता है इसमें साथी घटनावृत्त, वृत्त। और चौथा जो है वह हो जाता है साक्षात्कार। अब देखिए, जांच की सूची एवं स्तर माप में क्या आता है? जैसे इसमें प्रयोगात्मक ज्ञान, अभिवृत्तियां, इसमें क्या होता है? प्रयोगात्मक ज्ञान, प्रयोगात्मक अभिवृत्तियां, ठीक है, रुचियां इत्यादि होती है, यह इनकी जांच की जाती है। ठीक। और अवलोकन निरीक्षण में क्या होता है? दैनिक व्यवहारों का अवलोकन करना या दैनिक व्यवहारों को देखकर उनका अवलोकन। ठीक। और घटनावृत्त क्या होता है?
जीवन की सार्थक घटनाओं का विवरण। ठीक है, घटनाओं का विवरण। और घटनावृत्त क्या होता है? नहीं, देखिए, घटनावृत्त जो होता है जीवन सार्थक घटनाओं का विवरण, घटनावृत्त कहलाता है। और साक्षात्कार क्या कहलाता है? सूचना संकलन का सर्वाधिक, इसको कहते हैं प्रचलित स्थान बोलते हैं। क्यों ऐसा कहा जाता है, मैं आपको अभी बता ही देता हूँ। जैसे इसलिए इसको कहा जाता है कि जब किसी बालक का आप साक्षात्कार लेते हैं तो उसके दिमाग में जिन जिन घटनाओं का विवरण समाहित होता है वह क्या करता है, उन घटनाओं के या वृत्तांतों को एक एक करके एग्जामिनर के द्वारा पूछे गए सवालों का क्या करता रहता है, जवाब देता रहता है। वह क्या कहलाता है? साक्षात्कार कहलाता है। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा और बढ़िया से नोट्स बनाते जाइएगा, जैसे मैंने बताया उसी तरह से बनाते जाइएगा और बेहतरीन तरीके से इस सेशन को लेते रहिए। तो ऐसे ही बेहतरीन सेशन को लेने के लिए हमारे YouTube चैनल जैकब अकादमी से जुड़ना ना भूलें और ऐसे ही बेहतरीन तरीके से शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहें। तो जय हिंद, जय जैकब अकादमी।